जी, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ये आप बहुत ऑडिबल है, क्लियर है जी बिल्कुल। जी, थैंक यू मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा सुहेल। आप लोगों के साथ ग्रुप 1 के साथ आज मेरा पहला लेक्चर है। ये हमारा ट्रेनिंग सेशन है। इससे पहले ग्रुप 2 के साथ एक सेशन हमारा हो चुका है। और आप सबको रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग के का आपका आगाज हो चुका है, बल्कि आधी से ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग के बाद अपनी प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप नेक्स्ट ग्रेड में आपकी प्रमोशन होगी। तो ये आप लोगों के लिए, हम सब प्रोफेसर्स के लिए, हम टीचर्स के लिए ये बहुत ही एक खुशी की बात है कि हम बड़े एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ हमारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं और उसके बाद हमारी प्रमोशंस हो रही हैं। तो प्रमोशंस के बाद आप ये सारी की सारी ट्रेनिंग जो आपको इस ट्रेनिंग सेशंस के दौरान, इस प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो भी आप लोगों को बताया गया है, देखें हम सब टीचर्स हैं और हमें नॉलेज हमारे पास मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके पास मौजूद है। ज़रूरत होती है नॉलेज को रिफ़्रेश करने की, और उसमें थोड़ी वक्त के साथ साथ ज़रूरत के तहत जो जो चीज़ें उसमें मज़ीद शामिल होनी चाहिए उनको उसमें शामिल करने के, इसी के लिए ये प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, अपने डीपीआई कॉलेजेस, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस और डायरेक्टर ऑफिस के, जिन्होंने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके के साथ आपको ऑनलाइन ये सहूलतें फराहम कर दी हैं। तो आज का जो मेरा मौजू है वो है मैनेजिंग करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, दिस इज़ द टॉपिक। और मेरे बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, नाम मैंने आपको बताया कि मैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा सुहेल हूँ। और मैं इस वक्त एक को एजुकेशन कॉलेज की इस्लामिया गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज अल्लामा इकबाल टाउन की फर्स्ट एवर फीमेल प्रिंसिपल हूँ और यहाँ अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। इससे पहले रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, मैं मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर काम कर चुकी हुई हूँ। मैं सेक्रेटेरिएट में भी अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी हूँ। मैं लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मुझे तजुर्बा हुआ, वो मेरा आमा माटर भी है। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया, एफएससी की, और उसके बाद वहाँ पे कई साल पढ़ाया भी। तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुझे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने का भी इत्तेफाक हुआ, काम करने का भी इत्तेफाक हुआ। मैंने डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट में अपनी सर्विसेज दी और टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से मेरी रिसर्च का भी मौका मिला। और मेरा पीएचडी मैंने साइंस एजुकेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से की और मैं प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन हूँ। और इस हवाले से मुझे मुख्तलिफ मराहिल में टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से और लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के हवाले से रिसर्च का मौका मिला और नेशनली एंड इंटरनेशनली अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करने का मौका मिला और पब्लिश करने का मौका मिला। तो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आई एम हैप्पी कि मुझे आज अपने कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर करने का भी मौका मिला है। इससे पहले भी मैं मुख्तलिफ सेशंस ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग्स में मैं ये फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी हूँ। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, मैनेजिंग करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। जी, आप सब लोग, करिकुलम का लफ्ज किसी के लिए भी नया नहीं है। आप सब लोग इस हवाले से जानते हैं कि करिकुलम क्या है, और हम मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इसको इस्तेमाल भी, इस इस्तिलाह को इस्तेमाल भी करते हैं। करिकुलम
अगर हम इसके इस्तिलाही और लफ्जी मायनों की तरफ से जाएंगे तो उसके बजाय मैं आपको अगर इसका एक ब्रॉडर टर्म में बताना चाहूँ कि करिकुलम इज नॉट समथिंग दैट इज सिंपली डिलीवर्ड टू स्टूडेंट्स, इट इज समथिंग दे लिव थ्रू. इट इंक्लूड्स हाउ दे मेक मीनिंग ऑफ व्हाट दे लर्न, how they apply it in real life, and how it shapes their identity and worldview. This view is particularly important in modern education, where holistic development is prioritized. Students are not merely passive receivers of information. They actively engage themselves with the curriculum, construct knowledge through personal experiences. और रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, ये कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ पैसिव रिसीवर समझकर अगर उन्हें इंफॉर्मेशन देते रहें तो उससे हमारा अब मामलात हल नहीं हो रहे. अभी हमें इस तेजी से बदलती हुई दुनिया के अंदर स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके के साथ उन्हें अपना रोल प्ले करने के लिए, तैयार करने के लिए उन्हें पैसिव रिसीवर से एक्टिव रिसीवर्स के तौर पे हमें तैयार करना है. तो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, करिकुलम जो कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम के अंदर पढ़ाई जाने वाली किताब या पढ़ाई जाने वाली कंटेंट एक कंटेंट लिस्ट नहीं है कि हम टॉपिक्स लेकर, सिलेबस लेकर और स्टूडेंट्स को वो सब कुछ करवाते जाएं जिससे वो एग्ज़ाम पास कर लें. तो ये सिर्फ करिकुलम नहीं है. करिकुलम वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक स्टूडेंट कॉलेज या किसी भी इदारे के अंदर जाने के बाद क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर होने वाली तमाम तर एक्टिविटीज़ करिकुलम का हिस्सा है. तो अब हम इनको मज़ीद इसकी तकसीम कैसे करते हैं? हम इसकी मज़ीद तकसीम इस तरह करते हैं कि हम इन्हें करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम इनको तकसीम करते हैं. तो करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं? Curricular activities that are part of curriculum, which referred to as curricular activities. Curricular or academic activities in general refer to activities that cover the mandated courses of study. Activities carried out inside the classroom, laboratory, workshop or library are referred to as curricular activities. इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आपके क्लासरूम लेक्चर्स हैं, आपका लेबोरेटरी वर्क है, आपके एग्जाम्स हैं, आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं. और ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनको करने का? वो होता है एकेडमिक डेवलपमेंट एंड सब्जेक्ट मास्टरी, कि आप स्टूडेंट की एकेडमिक डेवलपमेंट करने के लिए एक कोर्स आउटलाइन बनाते हैं और फिर उसको मुकम्मल करने के लिए कि ताकि स्टूडेंट सब्जेक्ट मास्टरी हासिल कर सके, आप लेक्चर का मेथड यूज़ करते हैं, आप मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ करते हुए आप स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी असेसमेंट्स अच्छे तरीके के साथ करने के बाद अपने अच्छे ग्रेड्स लेके, क्योंकि ये उन्हीं की बुनियाद के ऊपर आपने उनको प्रमोट करना है नेक्स्ट उसमें क्लास में. तो ये सारा कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा है. अब रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, इम्पोर्टेंस क्या है करिकुलर एक्टिविटीज़ की? कि ये कोर लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट और एक्रेडिटेशन एंड डिग्रीज के लिए इस्तेमाल होती हैं. कोर लर्निंग यानी एसेंशियल फॉर एकेडमिक डेवलपमेंट एंड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, एंड स्किल डेवलपमेंट यानी क्रिटिकल थिंकिंग उनमें स्टूडेंट्स में पैदा करने के लिए, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पैदा करने के लिए, उनमें एनालिटिकल स्किल्स पैदा करने के लिए. और एक्रेडिटेशन एंड डिग्रीज की दिस इज नेसेसरी फॉर अर्निंग डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस. देखें, आपने एक कोर्स आउटलाइन आपको दे दी गई, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद उस पर बेस करता हुआ एग्जाम जब आपने पास कर लिया तो आपको स्टूडेंट्स को डिग्री अवार्ड होती है या सर्टिफिकेट अवार्ड होता है. अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं. जैसे मैं मिसाल देती हूँ आपको कि बीएड की डिग्री है
तो अगर वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से या पंजाब यूनिवर्सिटी से या लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी से या किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी वो डिग्री करने के बाद, तो जो कोर्सेज एक्रेडिटेशन से मुराद ये है कि अगर आपके एक जो कोर्स आउटलाइन है, जो कोर्सेज हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स ने पढ़ने के बाद उस इम्तहान को उतने ही क्रेडिट आवर्स में मुकम्मल कर लिया है, तो वो आपकी डिग्रियां आपस में, वो आपकी डिग्रीज आपस में इक्वेट हो जाती हैं। तो एक्रेडिटेशन इसीलिए की जाती है कि तमाम स्टूडेंट्स चाहे वो कहीं से भी डिग्री हासिल करें, उसके बाद उनकी नॉलेज लेवल और उनका बेस लाइन जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो बराबर हो, तो उसके लिए एक्रेडिटेशन की जाती है। और एक्रेडिटेशन एंड डिग्रीज ये आपको करिकुलर एक्टिविटीज की बुनियाद के ऊपर मिलती हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज? टाइप्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लेक्चर्स एंड सेमिनार्स, लेबोरेटरी वर्क, फील्ड ट्रिप्स, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशंस एंड असेसमेंट्स, ये सारी टाइप्स हैं करिकुलर एक्टिविटीज की। एक्सक्यूज मी। अब आप अगर इसको इस पिक्चर में आप देखें तो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ को करते करते अपनी एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन को मुकम्मल करते हैं, जिसमें 21st सेंचुरी स्किल आउटकम्स आ गए, रेलेवेंट एंड अप्लाइड करिकुलम हो गया, इंफॉर्मेटिव असेसमेंट्स हो गई, सोशल एंड इमोशनल कनेक्शंस हो गए, कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हो गया, और 24/7 एक्सेस टू टूल्स एंड रिसोर्सेज, कि ये तमाम स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों के बाद वो अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ के बाद अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हैं। नाउ co-curricular activities. Co-curricular activities are those activities that are These are the activities that are outside of but usually complement the regular curriculum. यानी क्लासरूम के बाहर भी होती हैं लेकिन ये रेगुलर करिकुलम को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। Co-curricular activities in general are activities that take place outside of the classroom setting. These are only indirectly related to actual classroom work. एग्जाम्पल्स इसकी क्या क्या ले सकते हैं हम? इसमें आप देखें कि स्पोर्ट्स क्लब्स भी हैं, वॉलंटियरिंग भी है, इंटर्नशिप्स भी हैं, कल्चरल इवेंट्स भी हैं, इसमें डिबेटिंग भी सोसाइटीज भी आ जाती हैं। इसमें वो तमाम एक्टिविटीज जो कि उस इदारे के अंदर होती हैं या इदारे की तरफ से कहीं बाहर जाके भी होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं, वो आपके करिकुलर एक्टिविटीज को एनहांस करती हैं और उनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, including them social, emotional and physical, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी स्टूडेंट की, और स्टूडेंट्स को की सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए इनको इंक्लूड किया जाता है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो एक स्टूडेंट जिसे एक कराटे बेल्ट, वो कराटे के यूनिफॉर्म में है और उसको डिग्री, ये ट्रॉफी है, तो देखें कि ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट और उनके इमोशनली उनको स्टेबल करने के लिए, उनको सोशली और उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए तमाम एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं? Holistic development encourages well-rounded growth, including emotional, social, and physical development. ये सॉफ्ट स्किल्स पैदा करती हैं, कम्युनिकेशन स्किल एनहांस करती हैं, लीडरशिप पैदा करती हैं, टीम वर्क पैदा करती हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पैदा करती हैं। These are the soft skills जो कि को करिकुलर एक्टिविटीज जो है ये स्टूडेंट्स में डेवलप करती हैं। नेटवर्किंग यानी अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट विद peers एंड प्रोफेशनल्स, एंड स्ट्रेस रिलीफ,
these activities provide a break from academic pressures. ये आप देखिए कि ये इनकी चंद अहम चीजें हैं. Formats and categories of co-curricular activities. Respected participants, sports and athletics, ये इसकी कुछ कैटेगरीज हैं. क्लब्स एंड सोसाइटीज, जिसमें डिबेट क्लब्स भी आ जाते हैं, जिसमें ड्रामा सोसाइटीज भी आ जाती हैं, जिसमें चेस क्लब भी आ जाता है, जिसमें आपकी कोई भी बैडमिंटन सोसाइटी, आपकी राइटिंग क्लब आ जाते हैं. मुख्तलिफ तरह के क्लब्स एंड सोसाइटीज जो कि इदारों में बनाए जाते हैं, ये स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट्स एंड कैटेगरीज हैं. वॉलंटियर वर्क का इसमें आ जाता है, कम्युनिटी सर्विस, इसमें इंटर्नशिप्स एंड वर्क स्टडी प्रोग्राम्स हैं, इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, इसमें आर्ट एंड कैलीग्राफी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़. तो ये अगर आप इस स्लाइड में देखें तो इसमें आपको मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, जो कि स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, तमाम सतह के ऊपर हम इन कैटेगरीज को, इन फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करते हैं. The need for balance between curricular and co-curricular activities. अब हमें करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को अगर हम हैप्पैज़र्ड वे में इस्तेमाल करें, अगर हम इनको इस तरह से लेके चलें कि इनके दरमियान बैलेंस ना हो, तो हम ऐसा कर नहीं सकते हैं. अगर हम ज़्यादा वक्त को करिकुलर एक्टिविटीज़ को दे के करिकुलर को अगर हम मुतासिर होने देते हैं, तो इससे ज़ाहिर है आपके कोर्सेज पूरे नहीं होंगे, आपके स्टूडेंट्स की असेसमेंट्स प्रॉपरली नहीं हो पाएंगी. सो देयर इज़ अ नीड to create balance between curricular and co-curricular activities. And for holistic development of students, according to Bloom's taxonomy, आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर आप इसको देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं. आप सब जानते हैं कि इसमें 3 डोमेन्स होती हैं, और कॉग्निटिव डोमेन होती है, इसमें साइकोमोटर डोमेन होती है, इसमें इफेक्टिव डोमेन होती है. कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक मेंटल स्किल्स एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ है. जो भी आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर कॉग्निटिव डोमेन में, जिनकी बुनियाद के ऊपर आप बच्चा असेसमेंट अपनी करता है. और साइकोमोटर डोमेन में फिजिकल कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल्स आ जाती हैं. इसमें आपके स्टूडेंट्स जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें स्पोर्ट्स हो, उसमें प्रैक्टिकल्स हों, जो भी जिसमें आपकी 5 स्किल्स, 5 आपकी सेंसेस यूज़ होती हैं, दैट इज़ साइकोमोटर डोमेन. एंड इफेक्टिव डोमेन में इमोशनल एटीट्यूड्स आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाती हैं, अप्रिसिएशन आ जाती है. तो एजुकेटर्स एम्प्लॉय दिस टेक्सोनॉमी टू क्लैरिफाई लर्निंग गोल्स एंड स्ट्रक्चर कोर्स कंटेंट एंड align assessments effectively and plan curricular and co-curricular activities. तमाम करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज इन डोमेन्स को मद्देनजर रखते हुए प्लान की जाती हैं. What is the link between curricular and co-curricular activities? अब ये बड़ी अहम बात है. अब तक मैंने आपको बताया कि करिकुलम क्या होता है, करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इनकी अहमियत क्या है, इसकी मिसालें क्या हैं. फिर मैंने आपको बताया कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की अहमियत क्या है, इसकी मिसालें क्या हैं. फिर मैंने आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हवाले से बताया कि ये इसकी डोमेन्स क्या हैं और कैसे इनको प्लान किया जाता है. तो अब इन दोनों का लिंक क्या है? तो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आप लोग चूँकि रिस्पेक्टेड लेक्चरर्स भी हैं, आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर्स भी हैं. तो आप मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर मुख्तलिफ लेवल्स के स्टूडेंट्स के साथ आप डील करते हैं. लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, किसी भी सतह पे हम पढ़ाएं, हमारा जो कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्टूडेंट्स की होलिस्टिक एजुकेशन.
हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट ऐसा इंसान बने, ऐसा एक इस डिग्री को या इस सर्टिफिकेट को मुकम्मल करने के बाद जब वो अपनी रियल लाइफ में जाए तो वो एक वेल राउंडेड एजुकेशन को डिस्प्ले कर सके, वो किसी भी सतह के ऊपर नाकाम ना हो, वो अपनी तमाम तर इंटेलिजेंस क्या है। देखें, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पहले सिर्फ आईक्यू तक महदूद की जाती थी, लेकिन अब जब हम मजीद रिसर्चेस देखते हैं तो पता चलता है कि ईक्यू यानी आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो आईक्यू के साथ साथ उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए क्या है कि आपको आपकी होलिस्टिक, आपके स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी, होलिस्टिक एजुकेशन नहीं होगी, तो वो वेल राउंडेड एजुकेशन का मुजाहरा नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये मकसद है हमारा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लिंक करने का, और दूसरा है स्टूडेंट इंगेजमेंट, कि उनकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, और उनको एक्टिविटीज़ में किसी भी इदारे के अंदर उसकी एकेडमिक और उसकी तमाम तर एक्टिविटीज़ को सिखाने के बाद उनको हम इंगेज करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनको क्लासरूम में पढ़ाने के साथ साथ हम उनको अपने इदारे के अंदर मुख्तलिफ काम करने की उनके अंदर सलाहियत भी पैदा करें, और इदारे को रिप्रेजेंट करने की सलाहियत भी पैदा करें, और उन्हें मोटिवेशन भी उनमें पैदा करें कि हमने ये तमाम तर एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें पैदा की होती हैं, सलाहियतें वो रखी होती हैं, लेकिन उनको खुद भी उनको नहीं पता होता कि हम इनको कैसे इस्तेमाल में लाएं। आप बीइंग टीचर जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये स्टूडेंट तो बहुत अच्छा बोल सकता है, ये स्टूडेंट तो बहुत अच्छा लिख सकता है, ये बच्चा इसके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन है, तो इसके एग्रेशन को अगर हम डायरेक्शन देते हुए इसकी फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ इसको लेकर जाए, फिर आप देखें कि आप क्लासरूम में असेस करते हैं कि इस बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इसको अगर हम क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना दें तो ये अच्छी तरीके के साथ बाकी बच्चों को, बाकी स्टूडेंट्स को लेके चल सकता है। तो ये तमाम की तमाम सलाहियतें बच्चों के अंदर मौजूद होती हैं, और अच्छा टीचर उन सलाहियतों को भांप जाता है और उनको, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके उनकी उन सलाहियतों को सामने लेकर आता है। रियल वर्ल्ड स्किल्स, रियल वर्ल्ड स्किल्स यानी लिंकिंग करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए बाय इंटीग्रेटिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। तो उनको हम प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व करके उनको इस काबिल बनाते हैं। की चैलेंजेस इन मैनेजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब देखें, सारी चीज़ों को करते हुए जो भी एक्टिविटीज़ हम करवा रहे होते हैं, ये आसान नहीं होता है। ये सिर्फ कहना आसान है कि जी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा दें, करिकुलर करवा दें, लेकिन आप सब लोग जानते हैं, आप में से बहुत से असातिज़ा कराम इस में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के हेड्स होंगे, वो मुख्तलिफ तरह के को करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे होंगे, तो वो समझते हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि हम सिर्फ कहने से नहीं होती, इसके लिए कई चैलेंजेस का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो उनमें टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि एकेडमिक वर्कलोड और को करिकुलर पार्टिसिपेशन को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट ये एक ऐसा बैरियर है कि अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो आपका स्टूडेंट या तो सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व होके रह जाएगा, वो अपनी स्टडीज़ को नहीं कर पाएगा। तो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी आपके पास जितनी भी डिग्रीज, जितने भी मेडल्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाएं, जब तक आपके स्टूडेंट के पास रेलेवेंट डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो उन चीज़ों से इस्तेफादा नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल, and we need to keep a balance between academic workload and co-curricular participation. And resource allocation, अब सिर्फ कह देने से कि हमने स्टूडेंट्स को ये एक्टिविटी करवानी है या उसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, तो बगैर रिसोर्सेस एलोकेशन के हम ऐसा नहीं कर सकते। तो तमाम तरह की को करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए रिसोर्स एलोकेशन बहुत ही एक क्रुशियल एक चैलेंज है इनको मैनेज करने के लिए। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, encouraging equal participation across different activities, तो ये भी एक चैलेंज है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, ये भी एक चैलेंज है। जो लोग आप में से इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो बहुत अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं कि ये चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन तमाम असातिज़ा और तमाम जो आपकी मैनेजमेंट है वो इन चैलेंजेस को बड़ी अच्छे तरीके के साथ इनका हल भी तलाश करते हैं। सो देयर आर स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि अगर ये चैलेंजेस हैं तो इन चैलेंजेस को इनके साथ कोप करने के लिए स्ट्रेटजीज क्या हैं। इंटीग्रेटेड शेड्यूलिंग है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है। ये चंद स्ट्रेटजीज हैं जिनके ज़रिए से हम इनको मैनेज कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। तो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, स्ट्रेटजीज फॉर इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट में इंटीग्रेटेड शेड्यूलिंग में अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेटेड टाइम टेबल्स। जब हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहला जो मरहला होता है वो होता है कि टाइम टेबल बना दिया जाए। वो ना सिर्फ असातिज़ा कराम के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है और ज़रूरी होता है। तो जिस वक्त टाइम टेबल्स बनते हैं तो वो ज़्यादा उसमें मेजर रोल जो होता है वो करिकुलर एक्टिविटीज़ को होता है, लेकिन साथ ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी उसके मद्देनज़र रखा जाता है। आप में से जितने लोग टाइम टेबल की कमेटीज़ में शामिल हैं या ना भी हों तो वो अपना टाइम टेबल जब देखते हैं तो आपने देखा है कि एक इसमें बज़्म अदब के पीरियड्स भी होते हैं, इसमें स्पोर्ट्स का पीरियड भी होता है, इसमें लाइब्रेरी का पीरियड भी होता है। तो वो इसीलिए रखा जाता है कि ताकि कोऑर्डिनेटेड टाइम टेबल्स बन जाएं और उसकी मदद से हम स्टूडेंट्स का वक्त ज़ाया किए बगैर और उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को मुतासिर किए बगैर हम तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को साथ लेके चल सकें। और बफर पीरियड्स भी रखे जाते हैं कि इंक्लूड बफर पीरियड्स बिटवीन क्लासेस एंड एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दीज आर द स्ट्रेटजीज। रिसोर्स मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटजी है फंडिंग एंड स्पॉन्सरशिप। देखिए, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट ने इस चीज़ को देखा होता है कि जी हमारे पास कौन कौन से फंड्स हैं और हमने उनको कैसे यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए अगर फंडिंग इनफ है तो उसको फंडिंग को इस्तेमाल करना, सीख करना, और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो एलुमनाई को इन्वॉल्व करना, बिजनेसमैन मुख्तलिफ बिजनेसेस को इन्वॉल्व करना, फिर ग्रांट्स टू सपोर्ट को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब देखिए कि मुख्तलिफ इदारे अब जॉब फेयर्स मुनक्किद करते हैं और उसके लिए वो मुख्तलिफ बिजनेसेस को, मुख्तलिफ इदारों को इन्वॉल्व करके तो एक मैनेज करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जॉब फेयर्स लगाए जाएं। फिर इसी तरह और एक्टिविटीज़ भी होती हैं कि जिनमें जो हमारे रिस्पेक्टेड बिजनेस कम्युनिटी है या हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें फंड करते हैं। तो एलुमनाई भी आप देखें कि अभी मैं पिछले दिनों किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन अपने बेटे का अटेंड करने के लिए जब गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे जो ऑडिटोरियम था जिसमें हम बैठे हुए थे वो एक एलुमनाई ने, एक उनके प्रोफेसर साहब ने, डॉक्टर साहब ने ये पूरा का पूरा एक वहाँ ब्लॉक बनवा दिया और वो सारा उसको फंड किया।
तो इसी तरह मुख्तलिफ इदारों के अंदर लोग कंप्यूटर लैब्स बनवा रहे हैं मुख्तलिफ। तो ये एक रोल एलुमनस जो है वो अपना प्ले करते हैं, तो उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मैनेजमेंट का काम है, ये मैनेजमेंट इस चीज़ के लिए प्लान करती है कि कैसे हमने फंडिंग एंड स्पॉन्सरशिप्स को हमने हासिल करके और स्टूडेंट्स के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है। फिर शेयर्ड फैसिलिटीज़ इसमें ये है कि आप ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर बोथ एकेडमिक एंड को करिकुलर पर्पसेस। इसके लिए आप देखें कि अगर आपके पास लैब्स हैं, आपके लिए आपके पास मल्टीपर्पज़ हॉल्स हैं, आपके पास आप एक ही कमरे को मुख्तलिफ सहूलतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी जगह के अंदर भी आप ऐसी सहूलतें पैदा कर सकते हैं कि उनको आप एक वक्त में आप एकेडमिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, दूसरे वक्त में आप उसको को करिकुलर के लिए कर रहे हैं, तो इस तरह आप शेयर कर सकते हैं फैसिलिटीज़ को। स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, ये भी एक स्ट्रेटजी है स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम के। जी, इसके लिए स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर्स भी बनाए जाते हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर। एडवाइजरी प्रोग्राम्स, implement advisory and mentorship programs to guide students। आप सब के सब मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि स्टूडेंट एडवाइज़र्स बनाए जाते हैं और मेंटोरशिप प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है कि आप ये कर सकते हैं, आप इस तरह करके देखिए। हम वर्कलोड अगर हम 50 बच्चे हैं क्लास के अंदर, वो 50 के 50 किसी एक्टिविटी को करना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी ये है कि आइडेंटिफाई किया जाए स्टूडेंट एडवाइज़र्स इस चीज़ को, या एडवाइजरी बोर्ड या मेंटोरशिप प्रोग्राम्स के ज़रिए से हम इस चीज़ को सामने लाएं कि किन किन स्टूडेंट्स को किन एक्टिविटीज़ के लिए चुना जा सकता है और उनको गाइड किया जा सकता है। तो ये एडवाइजरी प्रोग्राम्स हैं इसका प्रेशर कम करने के लिए, अगर किसी एक एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। फिर वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स हैं, प्रोवाइड टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स वर्कशॉप्स। ये स्टाफ के लिए भी हो सकती हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती हैं कि आप स्टाफ को कैसे टाइम को मैनेज कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल उनके अंदर कैसे पैदा की जा सकती हैं, स्टूडेंट्स को कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को इनके जैसे कम्युनिटी सर्विसेज के लिए अगर आप स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी उनको आप ट्रेनिंग दें, बताएं कि कैसे आपने इसको अपनी एक्टिव करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ आपने इनको कैसे लेके चलना है। नेक्स्ट है रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, व्हाई डू को करिकुलर एक्टिविटीज मैटर फॉर स्टूडेंट सक्सेस। अब देखिए कि अब तक हम बात तो कर रहे हैं कि स्टूडेंट सक्सेस के लिए कि हमें स्टूडेंट्स को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है। तो क्यों नहीं सिर्फ करिकुलर के साथ ही हमारा काम चल जाएगा, हमारा बच्चा अच्छे ग्रेड्स ले रहा है, हमारा बच्चा कामयाब हो रहा है और दैट्स इट। लेकिन स्टूडेंट सक्सेस के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या रोल है। तो देखें, अब आप और हम जिस दौर में हैं, यहाँ पे रिसर्च के ज़रिए से हर चीज़ को असेस किया जाता है कि जो हम बात कह रहे हैं क्या वो रिसर्च साबित भी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दुनिया में नेशनली इंटरनेशनली इन पे रिसर्चेस हो रही हैं कि क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्टूडेंट सक्सेस के लिए रोल प्ले करती हैं। तो इस पे हम बात करते हैं कि को करिकुलर प्रोग्राम सर्व एज एसेंशियल ब्रिजेस बिटवीन क्लासरूम थ्योरी एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, एक्सटेंडिंग लर्निंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल एकेडमिक बाउंड्रीज। These activities provide multiple benefits that contribute to both immediate academic success and long-term career readiness. तो एकेडमिक परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट, सबसे पहली बात आती है कि अगर आपका स्टूडेंट को करिकुलर एक्सपीरियंसेस कर रहा है तो those experiences will help students grasp complex concepts by applying theoretical knowledge in practical situations.
Students who participate in relevant co-curricular programs demonstrate stronger academic performance and improved critical thinking abilities. इसका एक नेक्स्ट है कि जी एसेंशियल स्किल डेवलपमेंट कि ये प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन, आपका स्टूडेंट अगर स्पीच या डिबेट्स में इन्वॉल्व होता है, आपका स्टूडेंट अगर प्रेजेंटेशंस देता है, आपका स्टूडेंट अगर पोइट्री या ड्रामा या किसी तरह की भी ऐसे, तो वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही हैं। फिर जब वो टीम की सूरत में काम करते हैं तो उनकी टीम वर्क की कैपेसिटी बढ़ती है, फिर लीडरशिप की कैपेसिटी बढ़ती है, फिर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स उनके अंदर पैदा होती हैं। और दैट जो कि टीचर्स, एम्प्लॉयर्स या टीचर्स कंसिस्टेंटली रैंक अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल क्वालिफिकेशंस फॉर न्यू ग्रेजुएट्स। एम्प्लॉयर्स यानी आपका स्टूडेंट जब मुकम्मल डिग्री करने के बाद फील्ड में जाएगा, अपने जॉब के लिए जाएगा, तो जो लोग इनको एम्प्लॉय करेंगे उनके नज़दीक ये वैल्यूएबल चीज़ें हैं कि आपका ग्रेजुएट किस हद तक अपनी क्वालिफिकेशंस को दूसरी सलाहियतों के साथ लेके उनको वो मकासद दे सकता है जिनको वो पूरा करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर तमाम स्टूडेंट्स ने तो मैनेजमेंट की डिग्रियां नहीं ली होती हैं या लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की डिग्रीज नहीं ली होती हैं, लेकिन अगर आप उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ को पॉजिटिवली और ऑर्गेनाइज वे में उनको इस्तेमाल करते हुए उनको एक्सपीरियंस करवाते हैं तो ये क्वालिटीज़ उनके अंदर पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जाकर फील्ड में उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्डिंग, इंगेज करने से को करिकुलर एक्टिविटीज को में स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं विद पीयर्स, विद फैकल्टी एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। These relationships often lead to internship opportunities, job referrals through job fairs and mentorship connections that prove invaluable throughout their careers. तो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, ये वाली तमाम एक्टिविटीज स्टूडेंट्स को इस काबिल करती हैं कि वो अपने आप को साबित कर सके, अपने आप को अपने लिए जॉब्स के मौके ढूंढ सकें। Increased motivation and engagement. Students who participate in co-curricular programs report higher level of educational satisfaction and are less likely to experience academic burnout. This sustained management directly correlates, this sustained management engagement directly correlates with improved retention rates. Retention rate क्या होता है कि आपके स्टूडेंट जो छोड़ जाते हैं डिग्री को मुकम्मल किए बगैर, तो उनका वो उसको रोकने के लिए, अपने रिटेंशन रेट को बढ़ाने के लिए हम स्टूडेंट्स को बीच में ब्रेक देते हैं कि अगर कुछ स्टूडेंट्स का जो अटेंशन स्पैन होता है वो कम होता है, वो करिकुलर एक्टिविटीज़ को हर वक्त उससे लेके नहीं चल पाते, वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो इसको बेहतर करने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं। Enhanced employability. According to National Association of Colleges and Employers, NACES, जॉब आउटलुक 2025 का जो उनका सर्वे हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि नियरली 90% ऑफ एम्प्लॉयर्स सीक एविडेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ऑन रिज्यूमेस एंड मोर देन 80% लुक फॉर स्ट्रॉन्ग टीम वर्क स्किल्स competencies that co-curricular activities directly develop. These experiences demonstrate initiative, versatility and commitment to professional development. तो ये रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स एक हवाला मैंने आपको दिया कि इससे अब जो हमारे जॉब मार्केट है वो उसमें एम्प्लॉयर ऐसे वेल राउंडेड ग्रेजुएट्स की तलाश में होता है जो कि ये तमाम खूबियों के हामिल हों।
वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक डिग्रीज लेके ना आए, बल्कि वो उनके लिए ऐसा एसेट साबित हो सके जो कम्युनिकेशन भी कर सके प्रॉपर, और जो टीम वर्क भी करवा सके, जो लीडरशिप क्वालिटीज का हामिल भी हो। तो इससे उनकी वैल्यू बढ़ती है किसी भी स्टूडेंट की। अब सोर्सेज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, creating impactful co-curricular programs requires considering students' needs. देखिए, नीड असेसमेंट हर जगह है। आपकी जब ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है तो सबसे पहले नीड असेसमेंट होती है कि हमारे जो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं, वो चाहे ग्रेड 17 पे हैं, ग्रेड 18 पे हैं या 19 पे हैं, इनको किन किन ज़रूरियात पेश आ सकती हैं, कौन कौन सी। टीचिंग के साथ साथ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी करनी है, इन्होंने अपनी एप्लीकेशंस भी लिखनी है, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ हवाले के साथ डील भी करना है। तो अगर आप में से कुछ लोग प्रिंसिपल्स बन जाते हैं या हेड्स बनते हैं या वाइस प्रिंसिपल्स बनते हैं, तो उसके लिए भी आपने देखा है कि आपके मुख्तलिफ सेशंस शामिल किए गए हैं ताकि आपको सब कुछ सिखाया जाए। तो ये नीड असेसमेंट होती है। तो स्टूडेंट की भी नीड असेसमेंट की जाती है कि स्टूडेंट नीड्स को जाना जाए, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज को देखा जाए, मेजरेबल आउटकम्स इन सब को देखा जाए, और फिर उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज को क्रिएट किया जाए। Successful programs share several key characteristics that maximize student engagement and learning outcome. Align programs with academic goals. अच्छा, अब एक्टिविटीज इस तरह से डिजाइन की जाएं कि वो कॉम्प्लीमेंट करें स्पेसिफिक मेजर एंड करियर पाथवेज को। प्रोग्राम्स को ऐसे होने चाहिए, दे शुड रीइंफोर्स क्लासरूम लर्निंग while providing practical application that enhance students' understanding of their chosen fields. फिर ये है कि set clear learning objectives. कोई भी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने से पहले या बनाने से पहले जो सोर्सेज हैं को करिकुलर एक्टिविटीज के, उनके हवाले से ये है कि फोकस करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के ऊपर या सिविक एंगेजमेंट के ऊपर। वेल डिफाइंड गोल्स होने चाहिए जो कि इंश्योर करें एक्टिविटीज स्टूडेंट्स की डेवलपमेंटल नीड्स के साथ वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू देयर ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंस। प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट एंड मेंटोरिंग, स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट और मेंटोरिंग प्रोवाइड की जाए। Students benefit from guidance in selecting programs that align with their interest and career aspirations. Faculty and staff mentors help students maximize their co-curricular experiences and connect them to relevant opportunities. Encourage gradual exploration. Allow students to sample different activities before making substantial commitments. This exploratory phase helps students identify programs that genuinely interest them and are likely to lead to sustained engagement. फिर ये है कि leverage technology for enhanced engagement. टेक्नोलॉजी रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स इस वक्त एक ऐसा एरिया है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैन स्ट्रीमलाइन program management, track student participation, and provide personalized recommendations based on student interest and academic programs. Technology also enables virtual participation options that accommodate diverse scheduling needs. जैसे अभी हमारी आपके साथ वर्चुअल हो रही है कम्युनिकेशन, इसी तरह टेक्नोलॉजी स्टूडेंट की जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ और करिकुलर एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए भी वर्चुअल पार्टिसिपेशन भी हेल्प आउट करती है। तो ये तमाम बड़ी अहम बातें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। मेजर एंड डॉक्यूमेंट इम्पैक्ट, institutions should track participation rates, skill development outcomes, and the relationship between co-curricular engagement and academic success. This data, which is
portfolios. Support program improvement and demonstrates value to institutional leadership. अब ये देखिए कि ये लफ्ज़ जो आप पोर्टफोलियो का देख रहे हैं, पोर्टफोलियोज जो हैं ये बड़ी ही अहम, आप में से कई टीचर्स पोर्टफोलियोज बनवाते होंगे अपने स्टूडेंट्स के, लेकिन अगर नहीं भी बनवाते तो आप बनवाइए। पोर्टफोलियो आपके स्टूडेंट का अगर आप में से किसी का कई लोगों के बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़े होंगे कि जिनमें छोटी क्लासेस में ही बच्चों के पोर्टफोलियोज बना दिए जाते हैं। उसके अंदर बच्चों का जो वर्क होता है, आर्ट वर्क होता है, बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों का एकेडमिक वर्क होता है, वो उनके नाम के साथ, उनकी पार्टिसिपेशन के साथ, और फिर उसके बाद उनकी उसमें क्या पोजीशंस रही हैं, यानी वो क्या किस हद तक उसके अंदर कामयाब हुए हैं, नाकाम हुए हैं, या उसको करने में किस हद तक उनका सक्सेस रेट था, ताकि पता चलता रहे कि इस एक्टिविटी में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है और कितनी मज़ीद हो सकती है। तो इस तरह पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं। हम एजुकेशन के सब्जेक्ट में भी हम अपने बच्चों के, अपने स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियोज बनाते रहे हैं, जिनकी मदद से हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट की कौन सी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है, और कौन सी ऐसी हैं कि जिनको पॉलिश करके हम इनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टूडेंट बना सकते हैं। तो सो दिस डेटा सपोर्ट्स प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेट्स वैल्यू टू इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप। तो ये रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन मॉडर्न को करिकुलर प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि टेक्नोलॉजी का रोल इस वक्त कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, और हम टेक्नोलॉजी को किसी ना किसी तरीके के साथ, जैसे कि अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मॉडर्न को करिकुलर प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हाउ इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन, डिलीवर एंड मेजर को करिकुलर प्रोग्राम्स, डिजिटल platforms enable more personalized experiences, better tracking of student engagement, and expanded access to opportunities that might otherwise be limited by scheduling or location constraints. Personalized program recommendations. पर्सनलाइज से मुराद ये है कि आप हर स्टूडेंट की नीड्स के मुताबिक एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स कैन एनालाइज स्टूडेंट इंटरेस्ट, एकेडमिक प्रोग्राम्स, आप कोई सर्वे कर सकते हैं, आप ऐसे इस तरीके के साथ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि स्टूडेंट इंटरेस्ट क्या है, एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड करियर गोल्स, to suggest relevant co-curricular opportunities. This personalized approach increases participation rates and ensures student engagement in activities that align with their development needs. फिर है कि streamlined registration and management. Digital systems simplify the process of discovering, registering for and managing co-curricular activities. Students can easily browse options, track their participation, and document their experiences for future references. Enhanced communication and encouragement. Modern communication tools enable institutions to deliver timely, relevant information about co-curricular opportunities directly to students through their preferred channels. Automated messaging systems can send personalized reminders, event notifications, and progress अपडेट्स। ये हम करते भी हैं। आप देखें कि हम स्टूडेंट्स को एक हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उनके अंदर स्टूडेंट एडवाइज़र या टीचर वो तमाम बच्चों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, और उनकी आप एक्सेल शीट्स के ऊपर उनका डेटा बना लेते हैं, उसकी मदद से आप उसको चेक कर लेते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग. Technology platform provide detailed insights into student participation patterns, program effectiveness, and correlation between co-curricular engagement and academic outcome. This data supports evidence-based programs, improvements, and strategic decision making. Next is flexible content management.
A robust web content management system enable institutions to easily promote co-curricular programs through dynamic websites that showcase opportunities, highlight student successes, and provide seamless registration experiences. रोबस्ट वेब कंटेंट मैनेजमेंट यानी जो मजबूत वेब कंटेंट है आपका, उसका एक आप जब मैनेजमेंट सिस्टम बना लेते हैं तो उसके ज़रिए से स्टूडेंट को हम इंफॉर्मेशन प्रॉपरली पहुंचा देते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कैसी है, क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे आप उनको उनकी मदद से आप उन तक पहुंच कैसे सकते हैं, ये सब कुछ। और फिर उसके बाद ये है कि आप सीमलेस रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंसेस, यानी आप बगैर किसी रुकावट के उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के ज़रिए उनके ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, ये सब था को करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में और हाउ उनको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो ये आपने हमने इसको कंक्लूड किया मुख्तलिफ। अब मैं ज़रा इसको करना चाह रही हूँ कि हम मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले सकूं। तो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, अगर आप लोगों के आप इस हवाले से कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप बता दीजिए। जरा काइंडली एक जिसने मिनट भी क्वेश्चंस, जी जी मैम, जान साहब को बुलाएं। जिसने भी जी क्वेश्चंस पूछने हैं वो अपना हैंड रेज कर दे, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगी। जी, मैं आपकी चैट देख पाती हूँ अब। तो समीउल्लाह, आपका माइक ऑन है, आप क्वेश्चन करें। जी समीउल्लाह साहब, कुछ पूछना चाहते तैयब हैं? नसीर आपका तैयब नसीर आपका माइक ऑन है, आप क्वेश्चन कर लें। जी, ये फैजान नूर साहब कह रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू फैजान साहब। ये अस्सलाम बड़ी वालेकुम। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, आवाज जी, आपकी आवाज आ रही है। मैडम मुझे बस ये बता दीजिए, नॉर्मली तीन तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, करिकुलम, सिलेबस और कोर्स। इनमें टेक्निकली कोई डिफरेंस होता है या एक ही चीज के तीन नाम है? थैंक यू। नहीं, देखें, बड़ा फर्क है। आप देखें कि को करिकुलर का करिकुलम की मैंने आपको जैसे कि बताया कि करिकुलम वो तमाम चीज़ों का अहाता करता है जो कि किसी भी इदारे के अंदर क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी करिकुलम का हिस्सा हैं। इसको अगर मज़ीद अगर हम एक्सप्लोर करना चाहें तो इसमें और भी बहुत कुछ हिडन करिकुलम भी आ जाता है और ये सारा कुछ। लेकिन जो आपका कोर्स है, कोर्स आउटलाइन है, वो कोर्स आउटलाइन आपकी रिकमेंडेड कोर्स आउटलाइन होती है जो उस बॉडी की तरफ से जिसने आपको डिग्री देनी है उनकी तरफ से कोर्स आउटलाइन डेवलप की गई होती है। वो आपको पास करना, वो आपको अपनी डिग्री को पास करने के लिए ज़रूरी होती है। वो कोर्स कंटेंट उस पे बेस करता है। और सिलेबस जो होता है, सिलेबस भी एक लिस्ट होती है जो कि आपको उस कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है और उसमें आपको कहा जाता है कि जी ये आपने इसमें कोर्सेज आपने टॉपिक्स कवर करने हैं क्योंकि आपका एग्जाम इस पे बेस करेगा। अगर जैसे आप जानते हैं कि आपके की जो ये बीएस की डिग्रीज हैं, इसके लिए आपके पास कोई ऐसी किताब टेक्स्ट बुक नहीं होती है कि आप उसको पढ़ने के बाद आप इम्तिहान में अपेयर हो जाएंगे। वो जो आपको सिलेबस दिया जाता है, जो आपका रिकमेंडेड होता है, वो ही आपको गाइडलाइन देता है। वो दैट इज अ गाइडलाइन कि वो आपको गाइडलाइन देता है कि ये कोर्स टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे तो आप इम्तिहान में आपको आउट ऑफ सिलेबस चीजें नहीं डील करनी पड़ेंगी। इज इट क्लियर? थैंक यू जी, सो मच। वेलकम वेलकम। जी, अच्छा, अब अंसर ये अली, आसिफ जावेद साहब। जी 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 मैडम, जी मैडम अफरोज। अंसर अली आपका माइक ऑन है।
ये आसिफ जावेद साहब पूछ रहे जी, हैं कि अस्सलाम वेदर वालेकुम मैडम। एक्स्ट्रा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम मैडम? जी मैडम। जी मैडम, बड़ा जबरदस्त इंफॉर्मेटिव सेशन था। अच्छा, मैंने ये थैंक यू। पूछना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या फर्क है? एक हम एक्स्ट्रा देखें, करिकुलर का अकाउंट जी चूज ये करते हैं, आसिफ करिकुलर। जावेद, जी आसिफ जावेद साहब ने भी ये पूछा है। देखें, ये एक मिथ जो पहले थी कि सिर्फ लोग को करिकुलर को इतना नहीं समझते थे और सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर की टर्म यूज होती थी। आपने देखा होगा कि हम कहते थे कि ये करिकुलर एक्टिविटी है, ये को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज इंटरनेशनली जब इस चीज के ऊपर काम हुआ बहुत ज्यादा, तो फिर ये टर्म्स कॉइन की गई। तो को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि आपको प्रीफिक्स से पता चल रहा है कि को एंड एक्स्ट्रा, तो को उसके साथ, यानी क्लासरूम की जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको एनहांस करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज जो कि क्लासरूम से बाहर इदारे के अंदर हो रही हों या इदारे से बाहर भी आप अपने स्टूडेंट्स को लेके जाएं, तो वो आपकी करिकुलर एक्टिविटीज को एनहांस करें और उनके आप उनको सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज वगैरह कोई ऐसे उनको दें, पोर्टफोलियोज बनाएं जिससे पता चले। और उसके बाद का उसके वेटेज भी होती है, मार्क्स भी होते हैं, तो वो आप क्या उस पोर्टफोलियो में शामिल किए जाएं कि जी ये वाली एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज को एनहांस करने में हेल्प कर रही हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो तमाम एक्टिविटीज हो सकती हैं जो आप इदारे से बाहर अपनी डेली लाइफ के अंदर, अपनी रियल लाइफ के अंदर भी परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट बाद में जाकर कहीं पे पढ़ा रहा है, वो किसी बच्चे को कोचिंग दे रहा है या वो कोई ऐसा काम कर रहा है जाके जो कि एक एक्टिविटी तो है ना, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जो कि आपका इदारा आपसे डिमांड नहीं कर रहा, जो कि आपकी वेटेज में शामिल नहीं हो रही, लेकिन वो करिकुलर एक्टिविटीज को एनहांस कर रही हैं। तो दोज आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी। नेक्स्ट जी, फैजान, थैंक यू। बहुत से पार्टिसिपेंट्स इस सेशन को बहुत इफेक्टिव समझ रहे हैं, इंफॉर्मेटिव समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और ये ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद अपनी टीचिंग के दौरान मैंने इस चीज़ को देखा कि ऐसे स्टूडेंट, मेरी एक स्टूडेंट, मैं अपनी एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी कि मेरी एक स्टूडेंट स्टैमर करती थी बीएस में, और वो कभी भी ना तो क्लास में क्वेश्चन करती थी ना ही वो कुछ बोलना चाहती थी। और हमारा एक कोर्स था सेमिनार इन एजुकेशन, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को रिसर्च करके अपने टॉपिक के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी होती थी और उस रिपोर्ट को बाद में उन्होंने प्रेजेंट भी करना होता था। एक्सक्यूज मी। तो उन्हें उसको करना पड़ता था कि वो कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको, और उसके उसके ऊपर वो रिपोर्ट बनाते थे और उसके बाद उनको स्टूडेंट के सामने आकर मुख्तलिफ एविएट्स के जरिए से उनको प्रेजेंट करते थे। तो मैंने उस स्टूडेंट को एनकरेज किया, उसको स्टूडेंट को गाइड किया, उसकी मेंटोरिंग यही है ना, वी आर नॉट ओनली टीचर्स, वी आर फैसिलिटेटर्स। तो उसको जब मैंने उसकी थोड़ी सी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जरिए से उसको उसकी प्रैक्टिस करवाई, तो बिलीव यू मी कि वो स्टूडेंट उस टॉपिक पे काम करने के बाद उसने बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको प्रेजेंट किया, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हुई। फिर वो रिसर्च करने के काबिल हुई कि उसको कैसे रिसर्च कैसे करने हैं। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात उन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, हमारे स्टूडेंट्स को भी ये आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं कि हमारे अंदर ये स्किल्स मौजूद हैं। लेकिन जब हम उनको पॉलिश करते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो वो बहुत अच्छा उसके अंदर परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये आप इस्तेमाल करके देखिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ। जी 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 मोहतरमा, ये जो मैं पूछना था कि अक्सर हमने देखा है
जो ग्राउंड रियलिटी जो हम पढ़ते रहते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं, इसमें जो हमें बताया जाता है और जो हम अमलन देखते हैं कि वहाँ सिलेबस अब भी बीएस का आप देखें और टाइम उसमें देखें, ये जो सिलेबस बनाने वाले हैं ये इस चीज को क्यों नहीं शामिल कर देते किसी लेक्चर में, एक बकायदा उसका हो, उसके मार्क्स हो, अगर ये वाकया ही मतलूब है उनको। तो अदरवाइज जो सिलेबस है उसकी अगर जिंदा मिसाल में दो तो ये जो हमें ट्रेनिंग करवाई जा रही है ना, यहाँ भी इतना ज्यादा होता है सिलेबस कि हर किसी को मैंने ऐसे भी प्रेजेंटर देखे हैं जो अपनी बात प्रेजेंट करके चले जाते हैं कि टाइम कम था और माजरत कि मैं क्वेश्चन ही ले सका। तो इस तरह की यानी सिलेबस बहुत ज्यादा डाला जाता है जिसके बाद ये अमलन पॉसिबल ही नहीं है कि ये सारी चीजें करवाई जाएं। तो अगर ये जरूरी है तो फिर इनको शामिल करके इनके बकायदा मार्क्स लगाए जाएं ताकि ये हो भी सके, ना सिर्फ बतौर सवाब इनको पढ़ा जाए। जी, ये गुड जी नेम। काइंडली इस पर आपने नाम क्या बताया? डॉक्टर मोहम्मद अहमद जी। जी जी डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने टाइम मैनेजमेंट का लफ्ज़ कई दफ़ा इस्तेमाल किया और इसको प्रैक्टिकल करने के लिए यही बात कि सिलेबस के हमरा हमने इसको कैसे मैनेज कैसे करना है, ये आपकी खूबी है, ये हमारी असासा की खूबी है कि हम किस तरह से इनको इनकॉर्पोरेट करते हुए, जैसे मैंने मिसाल दी कि एक सेमिनार की क्लास के अंदर दैट वाज ग्रेडेड, तो उसकी ग्रेडिंग की गई थी, उसकी 100 नंबर का वो कोर्स था, तो उसी के अंदर रहते हुए हमने बच्चे को वो तमाम तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी इंतज़ाम कर लिया। इसी तरह जैसे आपका बीएसई का सिलेबस है, तो इसके अंदर आप देखें कि क्विज एंड सेशनल वर्क के लिए एक वेटेज है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपका वक्त मैनेज नहीं हो पाता तो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आप ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर लें कि जो बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इन्हेंस कर लें और उनकी कॉग्निटिव के साथ साथ साइकोमोटर एंड इफेक्टिव डोमेन को भी वो पूरा करे। तो ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग माशाल्लाह सारे, आप तो माशाल्लाह डॉक्टर, आपने बताया आप पीएचडी हैं, तो आप जानते हैं कि हमें थोड़ा सा एक दफ़ा अगर हम बना लें कोई ऐसा फ्रेमवर्क तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है कि हम स्टूडेंट्स को उसमें इंगेज करें। नो डाउट सिलेबस को कवर करने में और सारा वक्त मैनेज करने में सेमेस्टर सिस्टम में दुश्वारी तो होती है, लेकिन हम कर सकते हैं अगर हम इसके लिए एक लाहेअमल तरतीब दे दें। तो ये जो आपकी सेशनल वर्क है ये उसी उसी सोच के साथ बनाया गया है कि इसके मार्क्स हैं, आपको पता ही है, तो आप इस तरह से इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। और वैसे भी स्पोर्ट्स के लिए भी आपको एक ब्रेक टाइम जो दिया गया हुआ है, अब आप अगर अपना टाइम टेबल देखें तो जो टाइम टेबल हम बना के भेजते हैं तो दैट इज़ नॉट ब्रेक, दैट इज़ के उसके अंदर आप एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। तो वो पीरियड जो है वो इस के लिए मखसूस किया गया होता है। तो थोड़ी दुश्वारी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितनी सीरियसनेस के साथ हमारा डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और डीपीआई ऑफिस और डायरेक्टर ऑफिस जितनी सीरियसनेस के साथ काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनको भी मजीद इम्प्रूवमेंट इसमें आती चली जाएगी। इज इट ओके सर? डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान साहिद आपका माइक ऑन है। डॉक्टर इमरान आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी जी फरमाइए। हाँ, मैंने वही सवाल करना था जो आपने आखिर में उसका जवाब दे दिया है कि गैर निसाबी सरगर्मियों को भी तलीमी कैलेंडर में शामिल किया जाए, जैसे स्पोर्ट्स से दीगर जो प्रोग्राम है। जी बस मैं बहुत बहुत कमी है आजकल, बस मैं कि कॉलेजों के अंदर बच्चों को सही तरह शेर नहीं पढ़ना आता, बोलना नहीं आता, ऐसे हवाले जी से मैं कह रहा
इन चीजों का बकायदा यानी कि कानून के अंदर लागू किया जाए कि हफ्ते में एक दफा बस मैडम या साल में एक दफा जी अच्छा बस डॉक्टर साहब मैं ये कहना जी डॉक्टर साहब जी जो जी तालीमी कैलेंडर हमें दिया गया है ना इंटरमीडिएट के लिए, अगर आप उसको स्टडी करें तो उसके अंदर ये तमाम एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है। जो HD की तरफ से हमें एक तालीमी कैलेंडर मिला हुआ है, तो उसमें बज़्म अदब की भी और ये तमाम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को उसमें शामिल किया गया हुआ है। तो कुछ जी जी बस हम इंशाल्लाह ताला आप सारे इनको इम्प्लीमेंट, अगर इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा आपको पता ही है कि थोड़ा सा आसान नहीं होता। पॉलिसीज होती हैं हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी हमारी एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग सारे के सारे बहुत एनर्जेटिक भी हैं और आप लोग बहुत काम करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप लोग इसके ऊपर मज़ीद पढ़ेंगे, देखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप इसको ज़रूर कर पाएंगे। आप यू आर वेरी राइट कि स्टूडेंट्स को, अगर आपकी क्लास के अंदर 1 घंटे का या पौने घंटे का लेक्चर है, तो उसमें से अगर 5-7 मिनट भी हम निकाल कर स्टूडेंट्स को इन चीज़ों की तरफ राग़िब करें तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये होना चाहिए कि हर हफ्ते स्टूडेंट को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, यही रिसर्च के ज़रिए से मैं आपको बता रही हूँ कि रिसर्च भी यही साबित कर रही है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इन्हांस करने के लिए आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ को इन्हांस करने के लिए आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ को मिलाना पड़ता है। और उसको सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन कैसे करना है ये आपकी स्वाबदीद है कि आप उनको कैसे डिज़ाइन करते हैं और किस तरीके के साथ आप उनको लेके चलते हैं। मैम हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुलाम मुर्तजा आपका माइक ऑन है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, गुलाम मुर्तजा साहब। जी मैडम, मैंने ये पूछना है कि हम जो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज कराते हैं तो हम्म सम टाइम कुछ टीचर जो है बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करने देते, या तो टीचर का बच्चों के ऊपर स्ट्रेस होता है, या हम्म एकेडमीज को होता है कि बच्चे जो है ना सिर्फ जो है ना पढ़ाई के ऊपर ही तवज्जो दें। तो ऐसे हम्म टीचर के साथ या स्टूडेंट्स जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो उनको कैसे हम्म। जो है ना है। जी देखिए एक्सक्यूज मी, ये जो आपको ट्रेनिंग्स दी जा रही है ना, तो इसका मकसद यही है कि आप और हमें, जैसे मैंने भी ली ये ट्रेनिंग, मैंने दी, अब दे रही हूँ लेकिन मैंने ली भी, तो ये हमें यही बताती हैं कि जिन फैकल्टीज़ को हम इतनी अहमियत नहीं दे पाते, लाइक जैसे हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये वाली बात पता हो, कुछ को ना पता हो कि ब्लूम्स ने टेक्सोनोमी के अंदर ना सिर्फ कॉग्निटिव का बल्कि साइकोमोटर और इफेक्टिव का भी जिक्र किया। अब इफेक्टिव में आप देख लें कि आपकी ये डिबेट्स वगैरह, आपकी ये पोइट्री वगैरह और एस्थेटिक्स यानी आर्ट्स आ जाती है, और साइकोमोटर में आपकी गेम्स वगैरह भी आ जाती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बताने का मकसद यही है कि ये तमाम असातिज़ा कराम जो कि बहुत मोहतरम भी हैं और बहुत नॉलेजेबल भी हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के माहिरीन हैं आप सब लोग, लेकिन हम जितना भी पढ़ लें, जितना भी जान लें, हम हर चीज़ नहीं जान सकते। तो इसका, इस ट्रेनिंग का मकसद भी यही है कि ये आप लोगों को बताया जाए कि अगर आप में से कोई भी इसकी अहमियत को थोड़ा सा कम समझते हैं तो वो उनको बेहतर ज़्यादा समझते हुए ऐसी एक्टिविटीज से स्टूडेंट्स को मना ना करें, बल्कि उनको ऑर्गेनाइज करें। अगर हम मना करेंगे, अगर डिस्करेज करेंगे, देखें एक दफ़ा किसी स्टूडेंट को अगर आप कह देंगे ना कि नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते ये, तो उसके अंदर दोबारा करने का हौसला ही बड़ी मुश्किल से पैदा होगा। तो इसलिए एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसको ऑर्गेनाइज करके अब जब आप डिज़ाइन करेंगे तो वक्त भी कम लगेगा और बच्चे अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ को नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे। तो ये है, तो देखें
थोड़ा वक्त तलब काम है, थोड़ा सा ना कह देना बहुत आसान है। सिंपली अगर हम कह देते आई डोंट नो, तो देखें बहुत ही आसान है, खत्म, गल ही खत्म हो गई। लेकिन किसी चीज को करने के लिए हमें रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, हमें उनको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है, हमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई काम हम करना चाहें और उसके अंदर हमारी बिल्कुल कोई एफर्ट ना लगे। हाँ, उस एफर्ट को आप डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको वक्त को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आप ऑर्गेनाइज करके। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसके अंदर कपड़ों को तरतीब से रखा हुआ है, तो उनमें से कपड़े निकालने में और रखने में आपको 1 मिनट लगेगा। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो आपको कोई भी कपड़ा ढूंढने में कितनी दुश्वारी होगी। इसी तरह अगर आपने अपनी एक्टिविटीज को, को करिकुलर एक्टिविटीज को, इनको अगर आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है और आपने करिकुलर के साथ थोड़ा थोड़ा इनको जोड़ा हुआ है, अलाइन किया हुआ है, तो फिर आपको इन्हें मैनेज करने में इतनी दुश्वारी नहीं होगी। आप स्टूडेंट्स को इस्तेमाल कीजिए, आप जो आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करती होती थी। मैं अपने पहले ही लेक्चर में अपनी क्लास के ग्रुप्स बना देती थी, और उन ग्रुप्स को बोरिंग बनाने से बचाने के लिए मैं क्या करती थी, मैं उन्हें कहती थी कि अगर आप 5-5 का ग्रुप है तो आप फूलों के नामों के ऊपर अपने ग्रुप्स का नाम बना लें, तो या कलर्स के नामों के ऊपर, और उसका एक चार्ट बनवा के क्लासरूम के अंदर डिस्प्ले करवा देती थी कि ये रोज ग्रुप है या ये डैफोडिल ग्रुप है। इस तरह करके वो फिर उन बच्चों का एक पीरियड के अंदर मैं ऐसा करती थी कि उनके ग्रुप्स के अंदर सर्कल्स में बिठा के उनकी आपस में जो करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर उनकी डिस्कशंस रख लेती गई। तो इस तरह से हम इन बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो आप करके देखें तो बहुत से रास्ते निकल आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इज इट ओके? यू मैडम अफरोज, हेलो जी। मैडम अफरोज, क्या मैं इसको कंक्लूड करूं? हेलो जी मैम, इसको कंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि टाइम अप हो रहा है, नेक्स्ट जी प्रेजेंटेशन जी का टाइम हो रहा है। जी जी। तो मेरी थैंक तरफ यू से मैम, आप थैंक सब यू वेरी लोगों मच। को, जी थैंक यू मैडम, आपका भी और तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी, और विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फॉर कूपर रोड लाहौर में प्रिंसिपल हैं। आप इंग्लैंड से पोस्ट डॉक्टरेट हैं। आपकी रिसर्चेज इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में विजिटिंग फैकल्टी रह चुकी हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट यूएसए में साइकोलॉजी के न्यूज़लेटर की एडिटर हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग के लिए 2022 से काम कर रही हैं।